इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओवेन्स ब्रिज के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हम लोग मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज और मैक्सवेल एलसी ब्रिज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ओवेन्स ब्रिज, तो ये जो ब्रिज है इसके सहायता से भी सेल्फ इंडक्टेंस मेजर किया जाता है। ठीक है, दिस ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्व प्रेरकत्व ऑफ कॉइल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्टैंडर्ड फिक्स कैपेसिटर। तो इस ब्रिज में एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड कैपेसिटर यूज किया जाता है, उसके और एक रेजिस्टेंस के टर्म्स में यहां पे किसी अननोन सेल्फ इंडक्टेंस का मान कैलकुलेट किया जाता है प्रैक्टिकली। ये जो ब्रिज है इसका यहाँ पे ये अरेंजमेंट दिया गया है, बड़ा सिंपल सा बेसिक ब्रिज होता है। देखिए यहाँ पे ये जो ए से बी तक वाली जो भुजा है आर्म है उसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 लगा होता है और ये एक अननोन इंडक्टेंस L लगा होता है। इसी अननोन इंडक्टेंस L का मान हमें निकालना रहता है। उसके बाद जो दूसरी भुजा है उसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 लगा होता है, एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर यहाँ पे C2 लगा होता है, एक यहाँ पे तीसरी भुजा में एक रेजिस्टेंस R3 और चौथी भुजा में एक कैपेसिटेंस C4 लगा होता है। ठीक है, तो ब्रिज का बैलेंस कंडीशन और बाकी सब चीजें तो ये मैं पिछले टर्म पे पढ़ा चुका हूं, आप लोग को पता भी है। यहाँ पे हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं और उसी के क्रम में आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हम समझाते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे L क्या है, एक अननोन इंडक्टेंस है और R1 R2 एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो आप लोग जानते हैं कोई भी जो ब्रिज होता है, ये जो जैसे ये एसी ब्रिज है क्योंकि यहाँ पे ये एक एसी सोर्स यूज किया जा रहा है, तो चाहे ब्रिज एसी हो चाहे डीसी, उसमें सिद्धांत वही काम करता है कि बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन यानी ये हमें इस ब्रिज को इस प्रकार सेट करना है कि पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो इस वाले भुजा में बहने वाला करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा तो ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस कंडीशन में ये पहली भुजा का इंपीडेंस बटे दूसरे भुजा का इंपीडेंस बराबर तीसरे भुजा का इंपीडेंस बटे चौथे भुजा का इंपीडेंस। ठीक, यहां इंपीडेंस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि केवल रेजिस्टेंस, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में केवल रेजिस्टेंस होता है तो वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, पर यहां पे इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस भी है तो इसलिए टर्म हम लोग इंपीडेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन कैसे लाना है ये मैं पिछले ब्रिजेस में भी बता चुका हूं कि यहां पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 और R2 को हम लोग इस प्रकार से वेरी करेंगे, इस प्रकार से बदलेंगे कि हमें ये हेडफोन लगा के हम लोग कान में चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एकदम शुरू से बताता हूं, देखिए जैसे ही आप शुरू में यहां पे इस ब्रिज को ऑन करेंगे, जब आप ब्रिज को ऑन करेंगे तो यहां पे होगा क्या कि आप ये हेडफोन लगा के सुनेंगे, ब्रिज ऑन होते ही आप इस हेडफोन को कान में लगा के सुनेंगे तो आपको एक बीप आवाज सुनाई देगा। आवाज सुनाई देने का मतलब हुआ कि इस भुजा में जरूर कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एसी सोर्स रखा जाता है, ये सोर्स ऐसा रखा जाता है कि इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रीजन में लाई करे। ऑडिबल यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ये सिग्नल होता है, तो ये हमारा कान सुन सकता है। तो जब आप ये हेडफोन लगाएंगे तो आपको आवाज अगर सुनाई दे रहा है हेडफोन में बीप की आवाज, तो समझ लीजिए इसमें करंट आ रहा है। और अगर करंट इसमें अगर आ रहा है यानी करंट जीरो नहीं है, तो अब आपको इसको बैलेंस करने के लिए चाहे कुछ भी करिए आपको इसमें करंट जीरो करना है। तो उसके लिए आप लोग इस रेजिस्टेंस को बदलेंगे या इसको बदलेंगे, और अगर ये C4 कुछ में C4 वेरिएबल होगा तो इसको भी बदलेंगे। अब इसको बदल के आप सेट करिए, ऐसे वैल्यू पे सेट करिए कि आपका हेडफोन में आवाज एकदम मिनिमम हो जाए, जीरो हो जाए। एकदम जीरो तो नहीं होता है, मिनिमम से मिनिमम, यानी इसका आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन आप सेट करिए कि हेडफोन में जो आवाज है वो मिनिमम हो जाए, जीरो हो गया मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट जीरो, तो अब ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, Z1 बटे Z2, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, मैं आपको Z1 बटे Z2 बराबर Z3 बटे Z4, ये वही बात है। आप इसको यहां पे ले जाइए, इसको यहां पे ला दीजिए, पर चलिए ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं। Z1 बटे Z3 बराबर Z2 बटे Z4, यानी Z1 मतलब ये A से B तक की भुजा है उसका इंपीडेंस बटे Z3 मतलब ये B से C तक का जो भुजा है उसका इंपीडेंस। इसी प्रकार Z4 जो है ये इस भुजा का इंपीडेंस C से D का, और Z2 मतलब A से D यानी इस भुजा का इंपीडेंस। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए Z1 मैंने लिख दिया। Z1 क्या है, टोटल इंपीडेंस ऑफ आर्म AB
बी यानी भुजा ए बी का इंपीडेंस। तो देखिए ये रेजिस्टेंस R1 है तो इसका इंपीडेंस तो R1 ओम हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये L है। तो आप लोग जानते हैं किसी भी इंडक्टेंस का इंपीडेंस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है XL बराबर होता है J ओमेगा L। ठीक है, J ओमेगा L। यहाँ पे J क्या है, इमेजिनरी नंबर, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसकी, ये जो आपने AC सोर्स लगाया है, मान लीजिए ये AC सोर्स I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये इसका ये मान लीजिए सिंबल है। तो यहाँ पे ओमेगा क्या है, क्योंकि AC सोर्स है तो उसका कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगा ना, तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए इसकी आवृत्ति f है तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 पाई f। तो यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है। और L क्या है, L है इसका इंडक्टेंस जो कि हमें निकालना है। समझ में आया ना। देखिए जिसको ये प्रॉब्लम होती है कि सर्किट में इंडक्टेंस कैपेसिटेंस इसका रोल क्या होता है, तो आप लोग चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहां बीएससी सेकेंड सेमेस्टर करके एक यूनिट नंबर 5 का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पे जो दूसरा लेक्चर है वो मैंने इसी पे बनाया है कि इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और जो रेजिस्टेंस होते हैं ये सर्किट में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, इनका क्या रोल होता है। तो वहां पे जब आप जाके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये पूरा चीज बताया हूँ, इसका इंपीडेंस और कैसे ये एसी और डीसी को किस प्रकार से ये इंपीडेंस प्रोवाइड करते हैं सब मैं बताया हूँ। तो इसका इंपीडेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस इसका हो जाएगा J ओमेगा L। तो यही तो मैं यहां पे लिखा हूं कि Z1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस J ओमेगा L। अब Z2 यानी भुजा AD का टोटल इंपीडेंस यानी A से लेके D यानी इसका इंपीडेंस। तो देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस R2 लगा है और इसके सीरीज में यहाँ पे ये कैपेसिटेंस, देखिए यहां भी सीरीज में था तो सीरीज में सीधे इंपीडेंस जोड़ दिया जाता है, माने इसका इंपीडेंस यानी रेजिस्टेंस R1 प्लस ये इसका इंपीडेंस XL। इसी प्रकार इसका इंपीडेंस जोड़ेंगे तो देखिए कैपेसिटेंस का इंपीडेंस क्या होता है, XC इक्वल टू 1 बाई J ओमेगा C। तो यहाँ पे C2 है तो ये C2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई J ओमेगा C2। ये भुजा A से लेके D तक का क्या हो गया, इंपीडेंस हो गया। वही यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है Z2 इक्वल टू यहाँ पे R2 प्लस 1 बाई J ओमेगा 2। और तीसरी भुजा में तो कोई इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस है नहीं, केवल रेजिस्टेंस है, तो Z3 बराबर क्या हो जाएगा, R3, वो हो जाएगा टोटल इंपीडेंस ऑफ आर्म BC। उसी प्रकार Z4 में केवल और केवल एक कैपेसिटेंस है तो उसका इंपीडेंस 1 बाई J ओमेगा C4, टोटल इंपीडेंस ऑफ CD। तो ये Z1 Z2 Z3 और Z4 का मान आ गया। अब बैलेंस कंडीशन में इसको पुट कर दीजिए। जैसे ही ये मान आप पूरा पुट कर देंगे, ये बकायदे आप इसको पुट करके यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व करिएगा। जब पूरा आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपको एक अच्छा सा इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन में देखिए ये पार्ट रियल है और ये J ये इमेजिनरी है। ठीक है, J को यहाँ इमेजिनरी नंबर्स J से दर्शाया गया है क्योंकि I से नहीं दर्शा सकते, I को यहाँ यूज किया जाता है एज ए सिंबल करेंट, तो इसीलिए यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को J से दर्शाते हैं। इसी प्रकार ये इधर का रियल पार्ट और इधर का इमेजिनरी। अब कोई ऐसा इक्वेशन बन गया तो इसका मतलब दोनों साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट बराबर होने चाहिए। तो हम लोग इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से ये R1 बराबर इसके हो जाएगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाएंगे। जैसे ही आप इसको बराबर करेंगे रियल वाले पार्ट को तो आपको यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा R1 बटे R3 बराबर C2 बटे C4। इसको हम लोग बोलेंगे DC बैलेंस कंडीशन। और जैसे ही इमेजिनरी वाले पार्ट को आप बराबर करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, J ओमेगा L इज इक्वल टू J ओमेगा R3 R2 एंड R4। जैसे बराबर करेंगे J ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा और L का मान क्या आ जाएगा, L का मान आ जाएगा R2 R3 इंटू C4। सॉरी ये मैंने R4 लिख दिया, यहाँ पे C4 है। ठीक है, तो ये यहां पे आ गया। तो इसी का तो हमें मान निकालना था। ठीक है, क्योंकि बैलेंस जब आप कर रहे थे ब्रिज को, तो ब्रिज को बैलेंस आप कैसे कर रहे थे, आप R1 का मान बदल रहे थे, R2 का मान और मान लीजिए C4 का मान बदल रहे थे। तो किसी न किसी मान पे तो ये बैलेंस हो जाएगा। बस उसी मान को आप देख लीजिए और उसी मान को, और R3 का मान भी आपको गिवन ही होगा कितना उसमें दिया गया है, उसी मान को वापस लाइए और यहाँ पे आप पुट कर दीजिए R2 R3 इंटू C4 और L का मान आपको मिल जाएगा। समझ में आए? तो यही इसका बेसिक सा थ्योरी है। ठीक, फॉर्मूले को याद रखेंगे ओवेंस ब्रिज के लिए। अब यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ए वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर यूज्ड इन दिस ब्रिज
इज वेरी कॉस्टली। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि ओवेंस ब्रिज में एक वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर यूज किया जाता है जो कि बहुत कॉस्टली होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्यूरेसी ऑफ वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर यूज्ड इन सर्किट इज वेरी लो। यानी जो स्टैंडर्ड ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है इसका जो एक्यूरेसी होता है वो बहुत लो होता है। तो ये दोनों एक तरह से इस ओवेंस ब्रिज के डिसएडवांटेज या उनका लिमिटेशन कह लीजिए, डिसएडवांटेज नहीं लिमिटेशन हो गया। समझ में आया ना? तो आप लोग फिलहाल इसमें आपको याद करने वाली जो एक चीज है, पहला तो इस ओवेंस ब्रिज में अननोन इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आया था, वो सर्किट डायग्राम आप याद रखेंगे। और सबसे जरूरी चीज, ओवेंस ब्रिज जो है इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्व प्रेरकत्व का मान यूज किया जाता है किसी कुंडली यानी क्वाइल का। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों का बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो आपका पेपर है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो उसमें जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो पार्ट बी है। पार्ट बी में 4 यूनिट है। तो पहला यूनिट आप देखेंगे ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, इसी पहले यूनिट में यहाँ पे देखिए ये ओवेंस ब्रिज मेंशन है, यानी मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में आपको 3 ब्रिज पढ़ना है। मैक्सवेल ब्रिज ये हो चुका है, ओवेंस ब्रिज अभी हम लोग पढ़ ले रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंडरसन ब्रिज पढ़ेंगे। तो बहुत जल्दी ये हमारा यूनिट 5 कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग बहुत ही जल्द यूनिट नंबर 6 शुरू करेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।